नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी अपनी शर्तों पर। चलो यह तलाक तो हुआ, मंदा ने कोर्ट से बाहर आते हुए अमोक से कहा, जो अभी मात्र आधे घंटे पहले डिवोर्स पेपर पर एक हस्ताक्षर के साथ उसका एक्स हस्बैंड बन गया था। तुम्हारी परम इच्छा पूरी हुई, अब तो खुश, उसमें भी कोई डाउट है क्या? तुम्हारी रोज रोज की चकचक से पीछा तो छूटा, अब मैं शांति से तो जी पाऊंगी। मंदा ने एक नज़र अमोक पर डालते हुए कहा। ठीक है भाई, तुम खुश रहो। मंदा घर चलो ना, एक एक बाजी चेस की हो जाए। माँ के पास भी अकेली अकेली क्या करोगी? घर चलूँ अभी? हाँ, माँ तो वैसे भी हर समय सोती रहती है। चलो घर तो चल सकती हूँ तो चलो ना। क्षिप्रा और क्षितिज भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तुम कहते हो तो ठीक है, वैसे क्षितिज और क्षिप्रा तो मुझसे कल ही मिलकर गए हैं। ठीक है, फिर घर ही चलते हैं। यह कहते हुए अमोघ ने अपनी गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला और मंदा के बैठने के बाद बंद कर दिया। घर तक का रास्ता मौन में कटा। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में गुम थे। अमोघ से तलाक लेकर मंदा बेहद राहत का अनुभव कर रही थी। बेपनाह सुकून का एहसास हो रहा था उसे। अमोघ की दिन रात की किचकिच के बिना जिंदगी एक एक पल सुकून से बिताने की अपेक्षा से हल्का महसूस हो रहा था उसे। जहां वह अपने भीतर अबूझ उमंग का एहसास कर रही थी, वहीं अमोघ को एक अजीब से खालीपन का अनुभव हो रहा था। मंदा पिछले 20 सालों से उसकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत अटूट हिस्सा था। वह सोच रहा था उसके बिना उसकी ज़िंदगी पहले जैसी खुशनुमा नहीं रहेगी। उफ, यह क्या और कैसे हो गया? ज़िंदगी अच्छी भली चल रही थी, यह तलाक की आफत उनके बीच न जाने कहाँ से आ गई। उसने डूबते हृदय से सोचा कि तभी उसका घर आ गया। आ गए पापा, डिवोर्स हो गया? क्षिप्रा ने उससे पूछा। हाँ बेटा, हो गया। तभी पापा के पीछे पीछे माँ को आते देख वह खुशी से कह उठी, अरे वाह, मम्मी भी आई हैं, और माँ के गले लग गई। तभी अमोघ की माँ अपने कमरे से निकलकर आई और उन्होंने पाँव छूती बहू को अपने हृदय से लगा लिया। जीती रह बेटा, सदा सुहागन। आगे के शब्द उनके गले से ही अटक कर रह गए। शायद उन्हें ख्याल आ गया कि अब उसके यह आशीर्वाद देना बेईमानी था। चल मंदा, मुंह हाथ धोकर टेबल पर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। अरे माँ, आप अकेले अकेले क्या क्या करेंगी? चलिए मैं भी आती हूँ किचन में। अरे तू बैठ यहाँ एसी में बच्चों के पास, इतनी धूप से बाहर से आई है। अरे नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप चलकर बैठे एसी में, मैं लगाती हूँ खाना ना। अमोघ से रिश्ता टूटा है, आप लोगों से तो नहीं। चलिए आप बाहर जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। चलिए चलिए जाइए ना। डिवोर्स के बाद उसे यूं घर के कामों में लगाने में माँ की हिचकिचाहट भांपकर मंदा ने माँ को कंधों से पकड़कर रसोई से बाहर लगभग धकेला और खुद रसोई में घुस गई। सबके साथ साथ खाना खाया। मंदा के मन में निरंतर ख्यालों की श्रृंखला चल रही थी। वह सोच रही थी अब वह अपनी माँ के छोटे से आशियाने में उनके साथ एक शांत सहज जीवन जिएगी, अपनी रचनात्मक को पंख देगी। ईश्वर ने उसे अद्भुत लेखन कौशल से नवाजा है, उसका सदुपयोग करते हुए दिन रात नई नई सार्थक रचनाएं लिखेगी। अमोघ के साथ उसकी दिन रात की कलेश कलह से उसका मन मस्तिष्क मानो कूंद हो जाता था। लेखन में उसका बेस्ट नहीं आ पाता था। वह सोचने लगी, अमोघ से अलगाव की अवधि में उसने एक लघु उपन्यास पूरा करके अमेज़न पर प्रकाशित करवाया था। उसके बेटे बेटी और कुछ अभिन्न मित्र जो उसके बेस्ट आलोचक थे, उनकी राय में वे उसके लेखन की सर्वश्रेष्ठ वानगी थी। जिसने भी यह उपन्यास पढ़ा वाह वाह कर उठा था। यह अमोघ से अलगाव की अवधि में ही संभव हो पाया था। एक मृतप्राय विवाहित जीवन के बोझ तले उसकी रचनात्मक भी मानो भोथरी हो बैठी थी। तलाक के बाद अब वह अपनी पूरी क्षमता से उसे धार देगी, अपना बेस्ट लिखेगी कि तभी क्षिप्रा उससे पूछ बैठी, माँ अब आगे क्या इरादा है आपका? बेटा बहुत काम करने हैं। वह लघु उपन्यास अच्छा चल रहा है अमेज़न पर, सोशल मीडिया पर उसकी पब्लिसिटी और तेज करनी है। ओह वाओ, एक्सीलेंट मम्मा, ठीक कर रही हैं आप, अपनी पब्लिसिटी जारी रखिए, शायद बेस्ट सेलर बन ही जाए। हाँ,
उसकी बिक्री भी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मेरे विचार से थोड़ी और पब्लिसिटी कर तो शायद बिक्री जोर पकड़ जाए। इसके अलावा एक कहानी संग्रह छपवाना है। स्क्रिप्ट लगभग तैयार है, बस फाइनल एडिटिंग पर प्रकाशक के यहाँ भेजना है। बढ़िया, एक्सीलेंट मम्मा, ऑल द बेस्ट। चलो अब आप पापा के साथ चेस खेल लो। पापा आपके साथ चेस के खेल में को बेहद मिस करते हैं। कल मैंने कहा कि मेरे साथ खेलने तो मुझे मना कर दिया। बोले मुझे मंदा के साथ खेलने में ही मज़ा आता है। मंदा और अमोक चेस खेलने लगे। अमोक मंदा के साथ तलाक को लेकर किसी भी तरह से खुश नहीं था। उसका ध्यान बार बार खेल से भटक रहा था और मंदा ने देखते देखते उसे मात दे दी और उत्तेजित हो चिल्लाई, लो अमोघ, मैंने तुम्हें हरा दिया। आज तुम ठीक से नहीं खेले, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। अरे मैडम, इस खेल को छोड़ो, आपने तो मुझे ज़िंदगी के गेम में ज़बरदस्त मात दे दी। मंदा ने अमोघ के इस वार का कोई जवाब नहीं दिया और चुप रही। खेल खत्म होते ही मंदा अपने मायके वापस चली आई। माँ के घर पहुँच कपड़े बदल उसने माँ के कमरे में झांका। वहाँ वह हमेशा की तरह सो रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। सुदूर कनाडा में रहने वाली उससे उम्र में लगभग 10-12 साल बड़ी उसकी एक कजिन आभा का फ़ोन था। मंदा, अमोघ जी के क्या हाल चाल हैं? तुम दोनों कभी कनाडा का प्रोग्राम बनाओ ना। सालों हो गए तुम्हें और अमोघ को देखे। मेरा तलाक हो गया है अमोघ से। अब मैं कभी अकेली ही कनाडा आऊँगी। क्या तलाक? होश में तो हो। शादी के इतने सालों बाद तलाक? यह क्या बेवकूफ़ी है मंदा। मैं तो तुम दोनों को आइडियल कपल मानती थी। बहुत शॉकिंग न्यूज़ सुनाई तुमने। अमोघ जैसे लगते हैं वैसे हैं नहीं आबादी। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी आपको। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम दोनों में तलाक होगा। अब अकेली कैसे रहोगी मंदा? बिना पति के सहारे ज़िंदगी निपट अकेले काटना कोई हंसी मजाक नहीं। ओ दीदी, ये क्या दकियानुसी बातें कर रही हैं आप? हम दोनों का रिश्ता बेहद घुटन भरा हो चला था। मैं अमोघ के साथ खुलकर सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी के सहारे की मोहताज नहीं हूँ। जिंदगी के इस मुकाम पर अब अपने दम पर अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। पिछले कुछ सालों से अमोघ की दादागिरी और कलह हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसकी तानाशाही और कलेश से मेरी रातों की नींद उड़ने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई, उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। तो बताइए मैं कितना सहती। नहीं नहीं मंदा, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि जब मर्जी उसे तोड़ दो। मैं तुम्हारी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखती। ठीक है दी, अभी फ़ोन रखती हूँ। कभी मिलूंगी तो आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगी। ओके मंदा, बाय बाय। आभा दी, टेक केयर। आभा से बातें कर मंदा कुछ परेशान सी हो गई। उनकी बातों ने उसके शांत मन समंदर में हलचल मचा दी। उसके मन में दुविधा होने लगी। उसे अपने निर्णय पर संदेह होने लगा। क्या अमोघ से तलाक लेने का उसका फैसला सही था? तभी उसने सायसा अपनी नेगेटिव सोच को विराम दिया, अपने आप से यह कहते हुए, तूने कुछ गलत नहीं किया बंदा। तूने अमोघ के साथ अपना रिश्ता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके साथ अपने रिश्तों को तूने हमेशा अपना 100% दिया। वही तुझे वह प्यार, मान और इज्जत नहीं दे पाया जिसकी तू असल में हकदार थी। तूने उससे क्या चाहा था? बस अपने लिए थोड़ा सा स्पेस और उसकी निगाहों में अपनी असीमता की कद्र और इज्जत। यह एक पत्नी का जायजा हक है और जिस रिश्ते में परवाह और सम्मान ना हो, ऐसे रिश्ते का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। इतना मत सोच मंदा, तूने उससे तलाक लेकर कुछ गलत नहीं किया। यह तलाक उसने अपनी और बच्चों की मर्जी से लिया था, लेकिन फिर भी अंतर्मन के कोने में एक फांस रह रहकर उसे दंश दे रही थी। शायद उसका संस्कार भीरू और परंपरावादी मन पति से स्वेच्छा से रिश्ता तोड़ने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। वह स्पष्टता से कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। वह अपने कमरे में आ गई और पलंग पर लेट गई। कब बीते दिनों की स्मृतियां उसके हृदय पटल पर दस्तक देने लगी, उसे तनिक भी भान न हुआ। आज से 25 साल पहले अमोघ के साथ वैवाहिक बंधन में बद्ध वह मानो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। पहले साल में अमोघ उसके सपनों का शहजादा हर मायने में एक आदर्श पति साबित हुआ था। मुंह से बात निकलती नहीं कि झट से पूरी कर देता। शुरू में उसका बरबोला, बात बात पर उन्मुक्त
ठहाके लगाने वाला स्वभाव उसे बेहद पसंद आया था। वह एक मितभाषी, शांत, अपने आप में सिमटी रहने वाली युवती थी। शादी से पहले हमेशा अपनी सहेलियों से कहा करती, मुझे तो बातूनी और मजाकिया स्वभाव के लड़के पसंद आते हैं, जो जिंदगी का हर पल हंसते मुस्कुराते बिताते हैं। मैं तो अपनी तरह किसी चुप्पे गंभीर स्वभाव के लड़के से शादी हरगिज नहीं करूँगी। मेरी वजह से वह भी कम बोलने वाला हुआ तो एक दूसरे की शक्ल देखते ही जिंदगी झंड हो जानी है। अमोक के साथ पहली ही मुलाकात में वह उसके परिहास प्रिय बहुभाषी स्वभाव की कायल हो उठी। उसका हर बात को मजाक का पूर देने का स्वभाव उसे बेहद रास आया था। किशोरावस्था में जैसे हंसमुख स्वभाव के पति की छवि उसने अपने मन में बसा रखी थी, वह बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन जीवन के 30 बसंत देखी मंदा को इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। कई बार इंसानी फितरत पर भी सोने सा चमकने वाला मुलमा चढ़ा होता है, जो होता पीतल है पर खाँटी सोने की चमक का आभास देता है। वक्त के साथ अमोक की शख्सियत पर चढ़ा मुलम्मा अपनी चटक चमक खो बैठा और मंदा को एहसास हुआ कि अमोक वास्तव में वह नहीं जो उसने सोचा था। वक्त के साथ पति के असली स्वभाव का परिचय पाकर वह बेहद निराश हुई। कदम कदम पर पति के मनमौजी और उसरखलंग स्वभाव को देख वह तिल तिल मरती। ऊपर से खुशमिजाजी का आभास देते उसके व्यक्तित्व में तनिक भी संजीदगी नहीं थी, वरन गहरा छिछोरापन था। अमोघ महिलाओं की उपस्थिति में अपना संतुलन खो बैठते, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बन बनकर बोलते, सस्ते स्तरहीन मजाक करते, घटिया भाषा का इस्तेमाल करते। हर बार किसी भी महिला की उपस्थिति में पति की ओछी हरकतों को देख वह धुआं धुआं होती, खून के आंसू रोती। किसी भी बात में उसकी इच्छा का तनिक ध्यान नहीं रखते, हर बात में अपनी चलाते, उसे हरदम अपने अंगूठों के नीचे रखना चाहते। घर बाहर हर जगह अपना निर्णय उस पर थोपने की कोशिश करते। उसका सौम्य, संजीदा, गंभीरपूर्ण स्वभाव पति की छिछोरी, रसिक मिजाजी और तानाशाह स्वभाव से विरक्त होता कब उससे विमुख होता गया उसे पता ही नहीं चला। सो पति के साथ उसकी बेमजा जिंदगी घर गृहस्थी, बच्चे और यूनिवर्सिटी की आपाधापी में कटने लगी। समाज की नज़रों में वे आदर्श दंपति थे, लेकिन मन से कोसों दूर दिन ब दिन उनके बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा था। पति के बेमेल स्वभाव से उपजे खालीपन की भरपाई हेतु उसने अपने आप को अपने काम में आकंठ डुबो डाला। विवाह से पहले ही वह अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर चुकी थी। अब स्थानीय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। वह एक लेखिका भी थी, बेहद भावुक और संवेदनशील। जब भी पति के मनमौजी निरंकुश स्वभाव से आहत होती, उसकी छत विचित आहत भावनाएं कविताओं और कहानियों में उसके दर्द की इबारत लिखती। विवाह के बाद के पहले कुछ वर्ष पूरी तरह से अपनी यूनिवर्सिटी की नौकरी और बच्चों की देखभाल में बीते। बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी उस पर निर्भरता घटने लगी। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया, हॉबी, फ़ोन, फ्रेंड्स के बाद युवा होते बच्चे के पास पेरेंट्स को देने के लिए समय ही कहाँ होता है। उन्हीं दिनों उसके पास कुछ दूरस्थ यूनिवर्सिटी की विजिटिंग प्रोफेसरशिप के प्रस्ताव आए। अपने साथ एकरस जीवन में कुछ खुशनुमा बदलाव की चाह में उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। उसके घर की व्यवस्था की धुरी उसकी सास थी। दो सहायिकाओं के साथ उन्होंने अपने बेटी की गृहस्थी की व्यवस्था इतनी कुशलता से संभाली हुई थी कि उसके लिए मंदा को कोई खास समय नहीं देना पड़ता। अब उन 2-3 यूनिवर्सिटी की विजिटिंग प्रोफेसर होने के नाते हर माह उसके 10-12 दिन घर से बाहर सुदूर शहरों में बीतने लगे। उसका कल्पनाशील, साहित्यिक, अनुरागी मन इन यात्राओं से बेहद खुश रहने लगा। नई जगहों से नूतन परिवेश में उसे अपने साहित्य सृजन के लिए भरपूर मसाला मिलता। वह अपनी उन यात्राओं को बेहद एंजॉय करने लगी। बाहर की यूनिवर्सिटी में दिन भर में उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लेक्चर रोजाना होते। बाकी का खाली वक्त वह शहर के पर्यटन स्थलों की सैर में बिताती। सुदूर शहरों की इन यात्राओं ने उसकी एकरस जिंदगी में नूतन रंग भर दिए। वह बड़ी अधीरता से अपनी इन ट्रिप की प्रतीक्षा करती।
सब कुछ सामान्य चल रहा था कि न जाने उस पर अमोघ को क्या हुआ। वह उसकी विजिटिंग जॉब को लेकर उससे बिन बात पर उलझ बैठा। मंदा यह हर महीने कभी उड़ीसा, कभी असम तो कभी तमिलनाडु जाने का क्या फंदा पाल लिया है तुमने? अरे अच्छी खासी यूनिवर्सिटी की नौकरी है तुम्हारी, अच्छे पैसे पीट रही हो, तो फिर बिन बात के हर महीने 10-12 दिनों के लिए घर से बाहर जाने की क्या तुक है? अमोघ, यह आप क्या कह रहे हैं? अपनी घर गृहस्थी तो ठीक ठाक चल ही रही है, माँ जी सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर ही रही हैं। बच्चों को भी अब मेरी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही। दोनों सुबह से घर से निकले शाम को घर घुसते हैं। दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। एक आध साल में दोनों अपनी अपनी नौकरी पर बाहर चले जाएंगे। मैंने यह विजिटिंग प्रोफेशनशिप इसलिए तो ली है कि कल को जब दोनों बच्चे हमसे दूर चले जाएंगे तो मुझे खालीपन ना लगे। नई नई यूनिवर्सिटी जाना, उनके अलग अलग परिवेश, अलग अलग कल्चर, नए नए लोगों से मिलना, उनके विचारों को एक्सचेंज करना, इन सब में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही नई नई जगह घूमने और देखने को मिलती है। और सबसे अहम बात, मैं अपनी ये ट्रिप बेहद इंजॉय करती हूँ। कभी आप भी चले ना मेरे साथ इस ट्रिप पर अमोघ। फिर इन टूर के दौरान मैं कितना कुछ बढ़िया लिख पाती हूँ। इसी लेखन से साहित्य की दुनिया में मुझे अपनी पहचान मिली है। यह घूमना फिरना तुम्हें ही मुबारक हो मैडम। तुम ही मुंह उठाकर घूमने के लिए बहुत हो, जो मुझे और साथ में टांगूंगी। अपनी घर गृहस्थी संभाली नहीं जाती, रोज़ रोज़ नए नए चोचले जान को लगा लेती हो। अमोघ, ऐसा तो मत कहिए। मुझे जो अच्छा लगता है क्या मुझे वह करने का अधिकार नहीं है? अब आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें आईना दिखाना अन्याय हो गया? मैं बस वही कर रहा हूँ जो तुम कर रही हो। अपनी घर गृहस्थी, पति और बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दर दर का खाक छानना कितना सही है? जरा मैं भी तो सुनूं। अमोघ ने बेहद तल्ख स्वरों में उसे उल्हाना दिया। आपके इन तानों को सुनकर मैं इस ट्रिप पर जाना बंद कर दूंगी। यह आपकी गलतफहमी है। यह मेरी जॉब का एक हिस्सा है जिसे मैं बेहद पसंद करती हूँ। इस बार उसने भी अपना आपा खोते हुए तनिक गुस्से में जवाब दिया। इस पर अमोघ ने बेहद गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैडम, आपको अपनी गृहस्थी छोड़कर दर दर की खाक छानना इतना ही पसंद है तो इस घर में रहने की ज़रूरत ही क्या है आपको? अच्छी तरह से चल ही रही है सब कुछ, हद है। बस आप अपना ही सोचना, यह नहीं सोचना कि माँ की उम्र बढ़ रही है तो उन्हें भी थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन इतना सोचे कौन? आपको अपनी कविता, कहानियों, सैर सपाटों से फुर्सत मिले तब तो आप यह सब सोचें। यह कहते हुए अमोघ अपने हाथ की फाइल वहां टेबल पर अत्यधिक गुस्से में पटकते हुए, अवश क्रोध में फुफकारते हुए वहां से चले गए। वह हतप्रभ उन्हें देखती रह गई। अमोघ के इन गुस्से भरे उपलब्धों को सुन मंदा की आंखों में आंसू उमड़ आए और वह सोचती रह गई कि क्या वह अपना मन चाहा करके कुछ गलत कर रही है? अपनी शर्तों पर जीना क्या अपराध है? तभी उसकी बेटी छिपरा कमरे में आई और उसे रोता देख बोली, क्या हुआ मम्मा? यह पापा आप पर क्यों बिगड़ रहे थे? मैं अपनी विजिटिंग प्रोफेशनशिप की इन ट्रिप को बेहद लाइक करती हूँ। बस पापा से यही कह रही थी और तेरे पापा ने मुझे इतनी जली कटी सुना दी। कह रहे थे मुझे घर से बाहर रहने में इतना ही शौक है तो मैं घर में ना रहूं। मंदा ने अपने आंसू पोंछते हुए बेटी से कहा। अरे मम्मा, आखिर आप पापा की बातें दिल पर लेती ही क्यों हैं? इतने साल पापा के साथ रहकर भी आपको उन्हें हैंडल करना नहीं आया? पापा की तो आदत है घर में हर बात पर अशांति करना। आप तो उनकी बातें इग्नोर किया करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दिया करो और उनकी बातों से दुखी मत हुआ करो। आप वही करो जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको अपनी विजिटिंग प्रोफेशनशिप बहुत अच्छी लगती है तो उसे ज़रूर जारी रखो। अब हम दोनों अपने अपने फील्ड में सेट है। एक आध साल में हम दोनों ही अपनी अपनी नौकरी पर चले जाएंगे। आप अपनी यह विजिटिंग प्रोफेशनशिप रिटायरमेंट के बाद भी चालू रख सकती हो। इसमें आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़िया है ही और इसके लिए आपको एप्रिसिएशन ही मिल रहा है। पापा की बातें सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना उनकी वजह से दुखी होने की ज़रूरत है आपको। छिपरा की बातें सुनकर उसे बेहद तसल्ली हुई। अमोघ के आरोप से मन में उपजा संशय और अपराध भाव बहुत हद तक धूल पूंछ गया। वह उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या मम्मा, आप मेरी स्ट्रांग मम्मा हो।
पापा की इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। चलो अब तनिक स्माइल कर दो। और मंदा उसे देखकर आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी और उसने लाड से बेटी को गले लगा लिया। तभी वह बुदबुदाई, ये पापा भी ना आप पर बहुत रौब झाड़ते हैं, उन्हें तो मैं ठीक करती हूँ अभी। उस दिन क्षिप्रा ने अमोघ को न जाने क्या कह दिया कि रात को अमोघ मंदा पर फिर से बिगड़े। अब तुमने बच्चों को भी मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो मंदा। अपनी गलती मानने की बजाय उल्टे मुझे दोषी ठहरा रही हो। उनका अति क्रोध से विकृत चेहरा देख मंदा चुप ही रही। उस दिन के बाद वह उससे बेहद खींचे खींचे रहने लगे थे। उन्होंने उससे सीधे मुंह बात करना तक बंद कर दिया था। जब भी बोलते करवा ही बोलते। एक बार फिर मंदा ने असम ट्रिप पर जाने का समय नज़दीक आ रहा था। मंदा को अगले ही दिन गुवाहाटी के लिए रवाना होना था कि उसे अपनी यात्रा के लिए सूटकेस पैक करके देख अमोघ ने उससे बेहद कलेसी टोन में कहा, तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया ना? फिर से जो जा रही हो इस बार मैं तुम्हें अपने ये विजिट बंद करने के लिए कहा था ना? फिर भी अमोघ ने उसे भयंकर गुस्से में देखा, लेकिन इस बार वह तनिक भी नहीं डरी। उनकी आंखों में सीधे देखते हुए उनसे अपने मन की बात कह दी। अमोघ, यूँ बात बात पर मुझे जलील करना छोड़ दो तो हम सब के लिए ठीक रहेगा। मैं अपनी इस ट्रिप पर जाना हरगिज़ बंद नहीं करूँगी। इन टूर्स पर जाने से घर गृहस्थी, तुम या बच्चे कोई भी प्रभावित नहीं होता। माँ जी मनिया और रामकली के साथ बहुत अच्छी तरह से घर को संभाले हुई हैं। फिर उन्हें तो कुछ काम नहीं करना पड़ता। काम तो ये दोनों ही करती हैं ना। माँ जी को तो बस उन्हें गाइड करना होता है। बच्चे भी अब इतने छोटे रहे नहीं कि उन्हें मेरी ज़रूरत हो। वह खुद कह रहे हैं कि जब मुझे अपनी यह विजिटिंग प्रोफेशनशिप इतनी पसंद है तो मुझे यह चालू रखना चाहिए। कल को रिटायर होने के बाद इसकी वजह से मैं एक्टिव तो रहूँगी। यह क्यों नहीं सोचते तुम? मैं यह प्रोफेशनशिप मरते दम तक चालू रखूँगी। तुम मुझे इसे बंद करने के लिए मजबूर हरगिज़ नहीं कर सकते। राइटिंग और ट्रेवलिंग मेरा पैसन है, इनमें मेरी जान बसती है। मुझे अपने पैसन को पूरा करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, तुम भी नहीं। यह तुम कान खोलकर सुन लो। मंदा के इतना कहते ही अमोघ को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अवश्य क्रोधावेग में एक जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया कि तभी शायद उन दोनों की तेज आवाज़ सुन कर क्षिप्रा और क्षितिज दोनों अचानक कमरे में घुसे। दोनों ने ही पिता को माँ पर हाथ उठाते देख लिया था और वे दोनों भागकर माँ के पास आए। दोनों को देखकर अमोघ कुछ झेप से गए और तेज कदमों से कमरे से बाहर चले गए। मंदा जरवत खड़ी रह गई। पति से थप्पड़ खाकर वह अपना गाल सहलाते हुए जोरों से बिलख पड़ी। उसे यूं बिखरता देख क्षिप्रा अत्यंत आवेश में चिल्लाई, मम्मा आप यह कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? पापा ने आपको मारा। दिस इज इनटॉलरेबल, अटरली इनटॉलरेबल। लेकिन माँ को प्रस्तर प्रतिमा से निश्चल खड़े देख उन्हें झिंझोरते हुए कहा, मम्मा आपको पापा से तलाक ले लेना चाहिए। आपको पापा से हर हालत में डिवोर्स ले लेना चाहिए। बस बहुत हुआ, हर समय आप पर धौंस जमाते हैं। पापा आपको समझते क्या हैं? उनके मन की नहीं होगी तो वह आपको मारेंगे। आजकल पापा आपको बहुत टॉर्चर करने लगे हैं। आप चुप रहकर उन्हें बढ़ावा देती हो। मैं आज ही लॉयर अंकल से बात करती हूँ। ये कहते हुए उसने एक घनिष्ठ फैमिली फ्रेंड लॉयर को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि मंदा ने झपट कर उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गई? घर की बात बाहर उछालोगी? अरे मम्मी, पापा ने आपके साथ सुलूक ही ऐसा किया है कि बात बाहर तक जाएगी ही। मम्मा मुझे मेरा फ़ोन दो। अभी तू आपे में नहीं है, गुस्से में होश खो बैठी है। पागल हुई है क्या? अब इस उम्र में तलाक? नहीं मम्मा, तलाक का उम्र से कोई वास्ता नहीं। इसका वास्ता है इस रिश्ते में आपके सहने से, आपके दर्द से। पापा आपको डिजर्व ही नहीं करते। आप इतनी जेंटल, केयरिंग, स्वीट और ग्रेसफुल हो। पापा आपसे बिल्कुल उलट हैं। आई डिसलाइक पापा सो मच। यह कहते हुए मंदा के गले लगकर आंसू बहाने लगी। वह भी उसके साथ आंसुओं में डूब गई। उस मुश्किल समय में जब अमोघ ने उसे थप्पड़ जड़कर उसके वजूद की चुनौती दी थी, उसकी असीमता पर प्रहार किया था, उसके दोनों बच्चे उसके साथ ढाल बनकर खड़े हो गए।
उन दोनों ने उसे बार बार समझाया कि उसे इन दिन ब दिन बोझिल होती शादी से मुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने उसे समझाया कि वे दोनों अपने अपने स्वभाव के चलते एक दूसरे से बिल्कुल अनुकूल नहीं है और इस वजह से कभी एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रह पाएंगे। और उस जैसी सेंसिटिव, शालीन और गहराई वाली शख्सियत का अमोक जैसे रुक्ष, छिछले स्वभाव के असंवेदनशील इंसान के साथ जिंदगी बिताने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों बच्चों की बातें सुन मंदा ने भी गहन आत्मविश्लेषण किया। कई हफ्तों की मानसिक कसमकस के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची कि अपनी असीमता को दांव पर लगाकर जिंदगी मर कर गुजारने का कोई मतलब नहीं। उसे भी खुश रहने, अपने मन का करने का पूरा अधिकार है। अपने आत्मसम्मान की कीमत पर एक बोझिल रिश्ता कायम रखने से बेहतर ही कि ऐसे रिश्ते से मुक्ति पा ली जाए। उसने अपने मन को बहुत खंगाला और उसके हाथ में पति की अंतहीन उपेक्षा, अवमानना, निरंकुशता और मनमानी की सूखी रेत आई। वे दोनों शादी के बंधन में बंधे हुए जरूर थे, लेकिन मन से कोसों दूर थे। उनके रिश्तों में कुछ भी तो नहीं बचा था। ना केयरिंग थी, ना शेयरिंग, और ना ही इज्जत और ना ही मान सम्मान। वे दोनों अपने रिश्तों को जी नहीं रहे थे, वरन जबरन ढो रहे थे। तो ऐसे बेईमाने और बोझिल रिश्ते से मुक्त हो जाना ही सही था। आखिरकार बहुत चिंतन मनन के बाद उसने अपनी 20 बरस पुरानी शादी से मुक्त होने का निर्णय ले ही लिया, यह सोचकर कि अमोक की आए दिन की खिटपिट चकचक से दूर वह एक शांत सहज जिंदगी बिता पाएगी। किसी भी तरह से जटिलता से रिक्त उसकी शांति प्रिय शख्सियत अमोक की रोज रोज की कलह और झगड़ों से परे चैन की सांस ले पाएगी, पनप जाएगी। अपनी खुली आंखों से देखा गया साहित्य सेवा का सपना साकार कर पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण था, तलाक के बाद वह बिना किसी प्रतिबंध अथवा रोक टोक के एक सहज खुशनुमा जिंदगी जी पाएगी। स्वयं से साक्षरता कर पाएगी, अपने पैशन, अपनी ट्रैवलिंग और राइटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगी, उन्हें मुक्त हृदय से जी पाएगी। और बस यही सब सोचकर उसने चिप्रा और क्षितिज को अमोक के साथ अपने तलाक की कार्यवाही को अंजाम देने के लिए हरी झंडी दिखा दी। बच्चों ने पिता को समझाया कि वह माँ के साथ अपने 2 दिन मुश्किल होते रिश्ते को कैचुली उतारकर अपेक्षाकृत स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे। एक दूसरे के विरोधाभासी स्वभाव के चलते वे दोनों कभी साथ साथ खुश नहीं रह पाएंगे, तो बेहतर है कि अलग होकर खुश रहे। आखिर जिंदगी खुशियों का ही तो दूसरा नाम है। अमोक को अपने स्तर पर मंदा से कोई शिकायत न थी। मंदा एक बेहद शांत, सुलझी हुई, समझदार और सौम्य स्वभाव की शांति प्रिय इंसान थी। उसने अमोक के साथ सामंजस्य स्थापित करने का हठप्रभ प्रयत्न किया, लेकिन अमोक के पंचेदार खुराफाती स्वभाव के चलते उसके सभी प्रयास विफल हो गए। आखिरकार बच्चों के बहुत समझाने पर वह मंदा को तलाक देने के लिए तैयार हो ही गया। अपने एक घनिष्ठ फैमिली लॉयर के यहाँ कुछ चक्कर कागजी कार्रवाई और 1 साल के अलगाव के बाद दोनों का आपसी सहमति से बिना किसी जटिलता से तलाक हो गया। तभी उसने फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हुआ। उसने मैसेज पढ़ा। अमोक से अलगाव की अवधि में लिखा उसका लघु उपन्यास बेस्ट सेलर की श्रेणी में आ गया था। वह अविचरणीय खुशी में झूम उठी। आज उसका खुली आंखों से देखा बरसों पुराना सपना पूरा हुआ। आगत भविष्य की अनगिनत खुशनुमा ख्वाब उसकी आंखों में झिलमिलाने लगे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।